दोस्तों नमस्कार। आप ही चश्मदीद हैं और आप ही गवाह हैं इस दौर के, जिस दौर में भारत की राजनीति करवट ले रही है। इस बदलती हुई राजनीति को समझते हुए आने वाले वक्त की आहट को अगर आप आज नहीं सुन पा रहे हैं तो अब समझ लीजिए कि 22 जनवरी के बाद भारत की राजनीति में क्या वाकई व्यापक परिवर्तन आ जाएगा। भारत की राजनीति जो अभी तक मुद्दों के आश्रय चलती थी, वो पहली बार अपनी पुरानी पारंपरिक पटरी को छोड़कर इस देश की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों से जुड़ जाएगी। इस देश के भीतर में जो लोकतंत्र के आश्रय नारे विपक्ष लगाता रहा और वो संस्थानों के जरिए या इस देश के संवैधानिक स्वायत्त परिस्थितियों को लगातार उभारने की कोशिश करता रहा, उन सभी का कोई असर इस देश में लोगों के बीच बिल्कुल नहीं पड़ेगा या वो पड़ ही नहीं रहा है। और इसके बाद की परिस्थिति कहीं ज्यादा बीजेपी अपने अनुकूल कर चुकी होगी। विपक्ष के पास अपने राजनीतिक रास्तों को बदलने के अलावे कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। जो परिवर्तन हो रहे हैं, अगर 10 बरस पहले इन बातों का जिक्र किया जाता तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो या खुद भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, वह भी भरोसा नहीं कर पाती। ऐसी परिस्थिति इस देश की राजनीति में समा जाएगी जो इस देश की राजनीतिक गवर्नेंस के साथ जुड़कर इस देश के सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को ही बीच मंच में लाकर खड़ा कर देगी। आप जरूर सोच रहे होंगे कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत की राजनीति में क्या व्यापक परिवर्तन आने वाला है। जाहिर तौर पर पहला हिस्सा इस देश की राजनीति से जुड़ता है। वो राजनीति जिसे जनता जिता देती है तो वह अपनी सत्ता के अनुकूल, अपनी पार्टी के अनुकूल, अपने वोटरों के अनुकूल और उसी आश्रय इस देश को अपने अनुकूल करने के लिए तमाम मुद्दों को परिभाषित करता है और उस दिशा में बढ़ जाता है। तो क्या भारत की राजनीति अब पूरे तरीके से बदल चुकी है और विपक्ष की हैसियत राजनीतिक तौर पर इस दौर में कुछ भी नहीं? तो 2024 के चुनाव से पहले क्या इस देश में वाकई सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियां राजनीति के हथेली पर नाचती हुई दिखाई देगी और उसी आश्रय इस देश के मुद्दे तय होंगे? यानी एक बड़ा परिवर्तन भारत के संसदीय लोकतंत्र के भीतर भी कहीं आप देख तो नहीं रहे हैं? तो आइए जरा आज इन पन्नों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भारत की राजनीति में हिंदू और हिंदुत्व और इसका ऐलान और इसका आह्वान और इसके लगते हुए नारे और हिंदू राष्ट्र की उद्घोषणा की परिस्थितियां आज से नहीं, आजादी के पहले से हिंदू महासभा यानी सावरकर के जरिए शुरू की गई थी। और अगर इन परिस्थितियों को आते आते आज की तारीख में जब खड़े होइएगा अयोध्या में राम मंदिर को लेकर, तो कई सवाल आपके जहन में आए। लेकिन हमने पहला सवाल राजनीति के आश्रय शुरू किया है तो इसका एक मकसद यह भी है कि भारत की राजनीति को बीजेपी या कहें बीजेपी की अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ बीजेपी को बदल रहे हैं, बल्कि संघ और विश्व हिंदू परिषद या संघ से जुड़े 40 अनुवांशिक संगठन जो उनसे जुड़े हैं, उनके तौर तरीके भी अब आपको बदले हुए दिखाई देंगे। और इस बदलती राजनीति के मायने इन बदलते हुए सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों की पहल से आपको दिखाई देगी, जो राजनीतिक तौर पर इतनी सक्रिय होगी कि इसका एहसास अब आपको शायद ना हो पाए कि एक वक्त विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन शुरू कर रही थी। 1980 में पहली बार दिल्ली के प्रेस क्लब में जब विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई करने वाले अशोक सिंघल बैठे तो उनके पास एक लेटर हेड भी नहीं था जिसपे वह अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जिस आंदोलन का जिक्र करना चाहते थे या जिस मांग को रखना चाहते थे वो कागज नहीं था। उन्होंने अपने हाथ से लिखा विश्व हिंदू परिषद और उसके बाद अपनी बातों को लिखा और वहां से बात शुरू हुई। और 80 का दशक बीतते बीतते इस देश ने कमंडल और रथ यात्रा को देखा। उस दौर में बीजेपी संकट में थी। राजनीतिक तौर पर यह तमाम परिस्थिति बतलाती है कि मुद्दों के आश्रय राजनीति को साधना
और मुद्दों के आश्रय मुद्दों को जीवित रखकर सत्ता प्राप्त करना, यह परिस्थितियां भारत की राजनीति का अभिन्न अंग रही, जिसकी अगुवाई किसी दूसरे ने नहीं बल्कि बीजेपी ने की। लेकिन अब यह परिस्थिति बदल गई। अयोध्या में राम मंदिर, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद की राजनीति तीन दिशा को इस देश में तय करने वाली है। पहली दिशा, जो आरएसएस अभी तक आपको नजर आ रही थी, अलग अलग मुद्दों के आश्रय इस देश में वह काम करती थी और उसके स्वयंसेवक और प्रचारक देश के तमाम प्रांतों और पंचायत तक में घुमड़ते हुए नजर आते थे। अब उनकी कार्यप्रणाली में बड़ा व्यापक परिवर्तन आपको आने वाले वक्त में नजर आने वाला है, क्योंकि कोई काम पूरा जो कर दे और जब उसकी सफलता का सेहरा एक ऐसे चेहरे के साथ जुड़ जाए और वो चेहरा उसी आरएसएस से निकला हुआ हो, तो उससे बड़ी आरएसएस हो नहीं सकती है। और इस दौर में नरेंद्र मोदी की पहचान यही हो चली है। आरएसएस को पीछे चलना है, बीजेपी को कार्यकर्ता के तौर पर लगातार चाक चौबंद रहना है और आरएसएस से जुड़े हुए संगठन जिसमें विश्व हिंदू परिषद को भी रख लीजिए, अब उसे आने वाले वक्त में इस देश के तकरीबन 1.25 लाख मंदिरों को लेकर एक नए तरीके की काम की शुरुआत करनी है, जो राजनीतिक मंत्र होगा लेकिन देश के सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों को बदलने की दिशा में ले जाएगा। बड़ा व्यापक परिवर्तन यह पहले हिस्से में नजर आएगा। दूसरा हिस्सा, इस देश की राजनीति के भीतर खुले तौर पर यह ऐलान आपको 22 जनवरी के बाद नजर आने लगेगा, जिसकी आहट अभी सुनाई देने लगी है कि इस देश में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हिंदुओं की नहीं है। कल्पना के परे है यह कि शिवसेना, जिसने अपनी राजनीतिक जमीन मराठा भूमि पर तैयार जरूर की और महाराष्ट्र के भीतर के मुद्दों को उठाया जरूर, लेकिन जिन्होंने बनाया बाला साहब ठाकरे को 80 के दशक में ही, या कहें 70 के दशक के आखिर में, एक वक्त नागपुर बुलाया गया था जब सर संचालक भाऊराव देवरस हुआ करते थे और वामपंथियों से 36 का आंकड़ा बाला साहब ठाकरे का था। ठाकरे पर हवाई अड्डे पर हमला हो गया। ठाकरे ने जवाब उस हमले का भी दिया और बाला साहब ठाकरे उसके बाद मुंबई लौट आए। शिवसेना की करीबी संघ के साथ बाखूबी रही, लेकिन शिवसेना धीरे धीरे बीजेपी से दूर होती चली गई। आरएसएस ने कितना भी चाहा, लेकिन शिवसेना की दूरी बढ़ती चली गई, क्योंकि बीजेपी को संभालने वाले और अगुवाई करने वाले जो नेता थे वो गुजरात से निकले थे। गुजरात और महाराष्ट्र तो दूर, शिवसेना जो अपने आप को हिंदूवादी राजनीतिक दल के तौर पर पहचान देती थी, उससे भी दूरियां बीजेपी ने बनाई कि किसी भी तरीके के हिंदुत्व के आश्रय वोट का बंटवारा, विचारधारा का बंटवारा अब उसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि उसने उस नब्ज को पकड़ा जिस नब्ज के आश्रय इस देश की राजनीति को साधा जा सकता है। और यही वो वजह है कि अयोध्या में राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा यानी 22 जनवरी के दिन का न्योता भी उद्धव ठाकरे को नहीं भेजा गया। उद्धव ठाकरे की पहचान बाला साहब ठाकरे के बेटे और हिंदू पॉलिटिकल पार्टी और उस जमीन पर राजनीति को सींचने की रही है, तो एक झटके में पहली सियासत उसी दिशा में गई। इस बात का जिक्र अपने तौर पर उद्धव ठाकरे ने भी किया, सुनिए। तो अब तक कोई न्योता आया नहीं है और दूसरी बात, वहां आने के लिए मुझे न्योते की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रामलला सभी का है। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, विनती है कि राम मंदिर का लोकार्पण जो होने जा रहा है उसका पॉलिटिकल इवेंट ना हो। वो किसी एक की बात नहीं है। रामलला किसी एक की प्रॉपर्टी या एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। वो लाखों करोड़ों जितने सारे राम भक्त है उनके एक आस्था और श्रद्धा का स्थान है। उसके ऊपर आप आपकी राजनीति मत करो। सवाल सिर्फ उद्धव ठाकरे भर का नहीं है। बनारस से दक्षिण के काशी की खोज भी इस दौर में प्रधानमंत्री ने की। राजनीतिक तौर पर एक बात बीजेपी को समझ में आ चुकी है, दक्षिण भारत में अगर हिंदुत्व के आश्रय बीजेपी ने राजनीतिक जगह नहीं बनाई, तो उसकी राजनीति जिस हिंदुत्व को इस देश के भीतर खोज रही है, वह तब तक मुद्दा बनी रहेगी जब तक उसकी अपनी
राजनीतिक जमीन सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर इस देश के तमाम प्रांतों में नजर न आने लगी। एक लिहाज से आप यहां कह सकते हैं कि देश के बड़े अलग अलग राज्य हैं जिस पर इस दौर में बीजेपी का कब्जा नहीं है और राजनीतिक तौर पर वहां पर छत्रप है मौजूद। इस राजनीति को समझने से पहले दक्षिण की राजनीति को समझिए कि रामेश्वरम को लेकर वह कौन सा भाव है इस दौर में जो बीजेपी में पनप रहा है। वह कौन सी परिस्थिति है जिसमें इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को भी लगने लगा अगर वह बनारस से चुनाव लड़ सकते हैं तो फिर रामेश्वरम से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। और तमिलनाडु के भीतर जब सनातन को लेकर शोर मचा तो ऐसे में इस देश के भीतर सनातनी समझ को हिंदुत्व के आश्रय ही सही लेकिन राजनीतिक तौर पर मुद्दों से हटकर उस सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को उठाया जाए जिसके आश्रय दक्षिण और उत्तर की बीच पुल के तौर पर बीजेपी खड़ी हो जाए। तो क्या प्रधानमंत्री अगली बार 2024 में जिन 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे उसमें कोई दक्षिण भारत की भी सीट होगी? इस दिशा में प्रधानमंत्री के बढ़ते हुए कदम हो सकता है आपको सेंगोल की याद दिला दें जिसके जरिए संसद के भीतर उन्होंने अपनी पहचान बनाई और एक नई पहचान भारत की राजनीति और वो भी लोकतंत्र के मंदिर के भीतर से निकाल कर दी, जिसको मुद्दा तो विपक्ष ने बनाने की कोशिश की लेकिन राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने उसे सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों से जोड़ा, अतीत से जोड़ा। और यह वो राजनीति का वह हिस्सा है जो अयोध्या के जरिए समूचे देश को कैसे साथ लाया जा सकता है। अब यह सवाल धीरे धीरे बीजेपी के भीतर भी बड़ा होने लगा है। राजनीति की यह परिस्थिति कई सवालों को जन्म देती होगी। इसमें एक सवाल इस दौर में यह भी है कि जिस हिंदी पट्टी में राजनीतिक तौर पर कब्जा बीजेपी ने पिछले चुनाव में कर लिया उसमें अभी भी बंगाल और बिहार छूटे हुए हैं। यानी एक तरफ दक्षिण और दूसरी तरफ इस नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में बिहार और बंगाल और दूसरी तीसरी दिशा में पश्चिम में महाराष्ट्र। यह 3 राज्य बीजेपी कैसे कब्जा करे उसके लिए राजनीतिक मुद्दों से हटकर समाज को ही राजनीतिक तौर पर अपने अनुकूल सक्रिय कर दिया जाए, इसका आह्वान और ऐलान क्या 22 जनवरी के बाद से शुरू हो जाएगा? यह इस देश की राजनीतिक तौर पर विपक्ष की राजनीति की या तो सबसे बड़ी हार होगी या फिर इस देश के भीतर के उस मन को जो लगातार राम को खोजता रहा और राम के आश्रय बीजेपी ने अपने हिंदुत्व की परिभाषा को राजनीतिक तौर पर इबारत के तौर पर लिखना शुरू कर दिया और जिसे विपक्ष की राजनीति पकड़ नहीं पाई। यह दौर प्रार्थनाओं का दौर भी है, यह दौर मंदिर का दौर है, यह दौर शायद उस भारत जोड़ो प्रार्थना की परिस्थितियों का भी दौर है जिसके आश्रय सभी एक साथ एकजुट होकर कैसे खड़े हो जाएं। लेकिन विपक्ष के पास यह हुनर है नहीं। यह हुनर अपनी राजनीति को साधने के लिए इस दौर में बीजेपी के पास है तो नरेंद्र मोदी इसका बराबर और बाखूबी तरीके से प्रयोग भी करते हैं। इसीलिए आज जब अयोध्या में थे और 22 जनवरी का जिक्र कर रहे थे तो इस देश के 140 करोड़ लोगों से ऐलान और आह्वान ये करने से नहीं चूके कि वह कैसे अपने घर और घर के मंदिर से उससे भी जुड़ जाएंगे अयोध्या को लेकर। प्रधानमंत्री का भाषण, सामाजिक स्थितियां इस देश की बड़ी विकट है आर्थिक तौर पर, लेकिन सांस्कृतिक परिस्थितियों और वह भी धर्म के आश्रय उस राजनीति को परिभाषित करने की दिशा में जहां लोग ही जुड़ जाएं, यानी विपक्ष जहां लोगों के जरिए 2024 की परिस्थिति को देखना चाहता है लेकिन अपने आप में उलझ कर रह जाता है, यह परिस्थिति ठीक उलट इस दौर में बीजेपी के मुद्दों से हटकर जनता के मुद्दे या लोगों के मन के मुद्दों को पटल पर लाकर उसके हिसाब से सियासत साधने की यह एक हुनरमंद कोशिश है जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने कुछ यूं किया। जरा सुनिए। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है।
खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदू जाहिर है आपके जहन में अब यह सवाल होगा, क्या वाकई 22 जनवरी के बाद बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र की राजनीति को भी अपने अनुकूल साधने की दिशा में बीजेपी अयोध्या के जरिए बढ़ जाएगी? जी नहीं, मसला इतना आसान नहीं है। लेकिन इसकी जटिलताओं के भीतर जब आप जाएंगे तो एक एक तबके को कैसे साधना है, इसकी शुरुआत आदिवासियों को लेकर हुई है। और इस देश में फैले हुए आदिवासियों के बीच वनवासी कल्याण आश्रम नहीं, जो 1950 में बना था, बल्कि 2006 में जो जनजाति सुरक्षा मंच बना और इसके आश्रय जो राजनीतिक प्रयोग करने की कोशिश अपने तौर पर धर्म जनजागरण समिति यानी धर्मांतरण को लेकर घर वापसी का जो राजनीतिक तौर पर स्वयंसेवकों ने इस देश में पहल कदमी शुरू की, उसके जरा विस्तृत ढांचे को समझिए। इस दौर में स्वयंसेवक जो संघ से निकला है, उसकी अभी तक की कार्रवाई उसकी मानसिक परिस्थिति में हिंदू राष्ट्र को लेकर थी। उसके तमाम संगठन और उससे जुड़े हुए स्वयंसेवक अपने तौर पर उसी दिशा में बढ़ते थे। इस दौर में तो कहीं आपको हिंदू राष्ट्र की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी, लेकिन बावजूद इसके देश राममय कैसे हो, देश में धर्म के आश्रय समाज और संस्कृति को कैसे सहेजा जाए और राजनीतिक मुद्दों को उठाने की जगह समाज और सांस्कृतिक मुद्दों को ही राजनीतिक मुद्दा बनाकर विपक्ष के सामने अगर खड़ा किया जाए तो विपक्ष अपने राजनीतिक मुद्दों के आश्रय जो चल रहा है वह एक झटके में गायब हो जाएगा। क्या यह महीन रफू करने की स्थिति में विपक्ष की राजनीति है? क्योंकि इस दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जनजातीय सुरक्षा मंच, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, 10 राज्य हैं जहां पर यह पूरे तरीके से फैल चुका है। आदिवासियों के भीतर लगने वाले नारे वो कौन से नारे हैं जो वहां के आदिवासियों को प्रभावित करते हैं और उन्हें उनकी जड़ों का एहसास कराकर मौजूदा वक्त में एक नए राजनीतिक मुद्दे को लाकर खड़ा कर देते हैं? और विपक्ष की पूरी राजनीति इस दायरे में आकर चूक क्यों जाती है? इस सियासत या इस राजनीति जी नहीं, इन परिस्थितियों को जरा समझने की कोशिश कीजिए। नारे लगते हैं, कुल देवी तुम जाग जाओ, धर्मांतरित तुम भाग जाओ। ये धर्मांतरित तुम भाग जाओ का मतलब शायद उस मिशनरीज से है जिसका टकराव नॉर्थ ईस्ट में संघ के स्वयंसेवकों ने 2-2 हाथ किए हैं। और उसी नॉर्थ ईस्ट के भीतर अब मणिपुर से जब भारत न्याय यात्रा निकालने की स्थिति में राहुल गांधी आ रहे हैं, क्योंकि मणिपुर के भीतर मौजूद ईसाई हो या पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो ईसाई हो, उनके भीतर ये आग लगातार जल रही है कि किस तरीके से वहां पर उनके धार्मिक इमारतों में आग लगाई जा रही थी या जो भी टकराव था। लेकिन इस पूरी परिस्थिति के भीतर जो नारे आदिवासियों के बीच लग रहे हैं, उसमें दूसरा भी नारा है, जो भोलेनाथ का नहीं वो हमारी जाति का नहीं। यानी आदिवासियों को बांधने की परिस्थिति में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यह इलाके पूरे के पूरे उस हिंदी पट्टी के हैं राजनीतिक तौर पर, जिसको हिंदुत्व की पट्टी के तौर पर देखने की स्थिति में इस वक्त बीजेपी आना चाहती है।
या बीजेपी उस दिशा में बढ़ चुकी है? सवाल यह भारत की राजनीति के उस बदलाव का है जिसमें विपक्ष उन मुद्दों को अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि इस देश के भीतर प्रधानमंत्री ने अपने आप को किस रूप में इस देश की जनता के सामने रख दिया, और इस देश की जनता के सामने कोई ऐसा स्टेट्समैन ही नहीं है या कोई पॉलिटिशियन ही नहीं उभरा जिसके अपने राजनीतिक सामाजिक सरोकार जनता से हो, और वो राजनीति करे तो सत्ता से हटकर पहले इस देश को उस राजनीतिक दिशा में ले जाने की कोशिश करे जहां पर आप अपने आप को उस उज्जवल परिस्थितियों के साथ देखें जिसका जिक्र विपक्ष लगातार करता है कि देखिए हम कर्ज में डूब गए, आर्थिक परिस्थितियां कॉरपोरेट के हवाले कर दी गई, इस देश के भीतर नफरत के बीज बो दिए गए। इन बातों का जिक्र वो कर रहा है, लेकिन सवाल लोगों के मन और लोगों से सरोकार जोड़कर उस राजनीति को करने का था जहां पर उसकी अपनी जिंदगी जीने के तौर तरीके राजनीति के साथ मिल जाएं। और इसीलिए ध्यान दीजिए, इस देश की पार्लियामेंट से अगर 150 सांसदों को बाहर किया गया तो भी जनता के भीतर कोई आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? क्या पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए सांसदों के सरोकार जनता से नहीं जुड़ रहे हैं? बिल्कुल सही सुना आपने, नहीं जुड़ पा रहे हैं। और शायद इसीलिए जनता के साथ जुड़ने की परिस्थिति, चाहे इस दुनिया भर की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों से हटकर भारत के भीतर एक नई राजनीतिक जमीन इस दौर में कैसे धीरे धीरे तैयार होती चली गई, जिसको आरएसएस भी कर नहीं पाई। लगातार यह सवाल उठता रहा इस देश के भीतर कि 370 भी हटा तो दिया, अयोध्या में राम मंदिर भी बन गया, अब नेशनल जो सिविल कोड का जरूरत है अब वह भी आकर टिक जाएगा, तो क्या आरएसएस की जरूरत खत्म हो गई? जी नहीं, आरएसएस ही नहीं बल्कि वह तमाम संगठन जो अभी तक जिन मुद्दों के आसरे लड़ रहे थे, या तो उनके मुद्दों को इस दौर में सरकार ने अपनी नीतियों के आसरे खत्म कर दिया या उनकी उपयोगिता के तौर तरीकों को ही बदल दिया। इसीलिए नौकरशाही बदल गई, संपादकों की मंडली बदल गई, यहां तक कि जजेस के भीतर दिए जाने वाले फैसलों की लकीर भी अगर आप पढ़िएगा तो उसमें भी आपको यह महसूस हो सकता है कि आप कहेंगे अच्छा, जहां जहां सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के अनुकूल फैसले नहीं दिए, वहां वहां सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ही विधेयक या अध्यादेश लाकर पलट दिया, यानी संसद की ठसक को दिखला दिया और संविधान की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट कमजोर पड़ गई। यह हुआ है। नोटबंदी को लेकर फैसला इस देश के भीतर में वो कोई गलत फैसला नहीं था सरकार का, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 370 को लेकर बिल्कुल नीयत ठीक थी सरकार की, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली सरकार को ताकत मिलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिलनी चाहिए, बिल आ गया, पलट दिया गया। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, जिसको इस देश में चुनाव कराने हैं वो सरकार उसकी नियुक्ति करे, तो उसमें चीफ जस्टिस की मौजूदगी होनी चाहिए, उसको भी अध्यादेश लाकर पलट दिया गया। यह मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है। राजनीतिक तौर तरीके इस देश के भीतर अब बदल रहे हैं और 22 जनवरी के बाद इस देश के सामने जो बड़े बड़े सरप्राइज आपके लिए आने वाले हैं, वो पहली बार इस देश की राजनीतिक मुद्दों को ही, जो अभी तक आप देखते समझते आए, चाहे विकास को लेकर हो, चाहे दुनिया में अपनी पहचान को लेकर हो, चाहे इस देश के बेसिक एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, वो सारी चीजें एक झटके में बदलती हुई आपको दिखाई देगी। आपके जहन में दुनिया से लिया गया कर्ज हो तो वो कर्ज और लिया जाएगा, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां ही हमारी जड़ों में है, इसको बताने में सरकार कामयाब हो गई। और सरकार और स्वयंसेवक जब दोनों लग जाए, यानी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन और सरकार गवर्नेंस और पॉलिसी के आसरे जब इंप्लीमेंट करने की दिशा में देश की नौकरशाही को लगा दे और बताने लगे कि सभी इंस्टीट्यूशन को उसी दिशा में बढ़ना है, तो अब आप उन परिस्थितियों को मत खोजिए जिसका जिक्र नेहरू काल से इस देश में होते चले आया कि कॉन्स्टिट्यूशनली चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। लेकिन इस चेक एंड बैलेंस की बिगड़ती हुई परिस्थिति को भी क्या समझाने के लिए विपक्ष की राजनीति ने अपने आप को सामने लाया, या सिर्फ नारे लगाए? सिर्फ नारे लगाए।
राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर व्यापक परिवर्तन आरएसएस का बदलना, व्यापक परिवर्तन इस देश में विपक्ष की राजनीति और उसके मुद्दों को हाशिए पर ढकेल देना, व्यापक परिवर्तन इस देश के भीतर कॉन्स्टिट्यूशनली चेक एंड बैलेंस को खत्म कर देना, व्यापक परिवर्तन इस देश में मुद्दे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नहीं होते हैं बल्कि लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए, उनकी अपनी परंपराओं को ढोते हुए मौजूदा वक्त में वही राजनीति है, इसको लाकर परोस देना। और इसके बाद जरा सोचने की कोशिश कीजिए कि जिस हिंदू राष्ट्र को लेकर आपके जहन में सवाल थे और आप सेकुलरिज्म का जिक्र कर रहे थे, इन परिस्थिति में तो कहीं हिंदू राष्ट्र का कोई जिक्र है ही नहीं। लेकिन बावजूद इसके आज जब पहली फ्लाइट दिल्ली से उड़ान भरी और अयोध्या में उतर रही थी, उस वक्त हवाई जहाज के भीतर क्या हो रहा था, सुन लीजिए। संतर सुवन के सरी नंदन तेज प्रताप महाजन गुणियत चातुर राम काज कर बेको आतुर प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सिय दावा रूप धर लंक जलावा भीम रूप धर असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे राय सलीम लखन जियाय जी ठीक सुना आपने, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पहचान और उसके साथ आधुनिकता का बोध, यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह इस देश की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। लेकिन इसको बताने, दिखाने और राजनीतिक तौर पर अपने अनुकूल करने की परिस्थिति में अगर देश के प्रधान सेवक हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए सबसे आगे बैठे हुए आपको 22 तारीख को नजर आएंगे, तो उसके साथ यह भी समझिए कि दरअसल ये धारा नेपाल के तमाम नदियों से लाए गए जल, वो चाहे काली नदी हो, चाहे गंडकी नदी हो, चाहे बागमती हो, चाहे त्रिशूली हो, उन तमाम जगहों से लाया गया जल, उससे जलाभिषेक होगा। जो भोग में चावल होगा वो छत्तीसगढ़ से आ रहा है। और मंदिर के भीतर इस देश के तमाम प्रांतों की महक आपको अलग अलग तरीके से, वो लकड़ी के तौर पर हो, वो ध्वजा के तौर पर हो, या किसी भी नक्काशी के तौर पर हो, या किसी भी अपने तौर पर पत्थर के तौर पर ही क्यों ना हो, इस देश की पहचान के साथ राजनीति के अनमोल वचन जो अब 22 तारीख के बाद इस देश में 1.25 लाख मंदिरों के जरिए, स्वयंसेवकों की पहल के जरिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की राजनीतिक धाराओं के जरिए जो आपको दिखाई देगा, उसमें आप उस राजनीति को मत खोजिएगा जो विपक्ष राजनीति में चूक रही है। सवाल सिर्फ इतना ही है कि वह कौन सी पार्टी है, कौन सा नेता है, कौन सी समझ है, जिसके जरिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान क्या होनी चाहिए, क्या हो रही है, इन दोनों के बीच खड़े होकर शालीनता के साथ व्याख्या कर सके। खोज उसकी भी होगी, मगर 22 के बाद स्थितियां बदलेंगी, इंतजार इसका भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।